और दोस्तों स्वागत है आपका सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। हम वीडियो के पेपर को कर रहे हैं। तो कल हमने जो है उसमें हिंदी का दोनों पेपर जो दोनों शिफ्ट का हुआ था 2 दिन में, वो हमने अपलोड कर दिया था। आज हम रीजनिंग का पूरा पेपर देखते हैं 50 क्वेश्चंस का, जिसमें से सामान्य बुद्धि परीक्षण के सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 51 है। इसमें निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको ये देखना है कि तीनों से अलग कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है लोहा, इस्पात, तांबा, एल्यूमिनियम। अब लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम ये सारे एक प्रोडक्ट से मिलकर बनते हैं। इस्पात क्या होता है? इस्पात जो होता है एक मिश्र धातु है, ये लोहा और कार्बन का मिक्सचर है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 52 हम देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित कर सकती है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि मतलब कैसे कैसे इन सब चीज़ों की यहाँ पे आएगा क्या। तो चलिए देखते हैं। अब आप इसको देखिए, इसको अगर आप 90 डिग्री रोटेट कर दीजिए, जैसे ये है, ये इसको आप ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे इसको नीचे की तरफ इधर इधर घुमा दीजिए, इसको इधर घुमा दीजिए, इसको इधर तो ये 90 डिग्री रोटेशन क्लॉकवाइज में हो जाएगा। तो अब इसको भी 90 डिग्री रोटेट कर दीजिए क्लॉकवाइज में। तो देखिए ये जो ऐसा है यहाँ पे, एक मिनट, ये जो ऐसा है, ये जो यहाँ पे ऐसा है, अब ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक हमें चूज करना है, सही कौन सा है। अब 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये जो है ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो 90 डिग्री रोटेट करने पर ये हमारा ऑप्शन डी निकल के यहाँ पे सही आएगा। आप भी इसको पेपर में ऐसे ही कर सकते हैं कि मतलब जो आंसर होते हैं उनको एलिमिनेट करना सीखिए। जब एलिमिनेट कर देंगे तो प्रॉब्लम धीरे धीरे ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी, अदरवाइज कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा। निम्नलिखित में से विषम नाम का चयन करें। अब इसमें से फिर वही देखना जैसा पहले भी हमने डिस्कस किया। टोनी ब्लेयर, सर इज़ाक न्यूटन, ब्लेज पास्कल, जेम्स प्रेस्कॉट जूल, ये तीनों जो हैं वो साइंटिस्ट हैं। टोनी ब्लेयर जो है एक पॉलिटिकल लीडर हैं लंदन के, ब्रिटेन के। क्वेश्चन नंबर 54 हम देखते हैं। उस शब्द का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। अब इसमें दिया है बड़ौदा, चेन्नई, बॉम्बे, कलकत्ता, कोचीन, पौंडीचेरी, कानपुर, पूना, कलिकट। तो इसमें ये कहना था कि चेन्नई, कानपुर, कोचीन, पूना, इसमें से कौन सा अलग हो गया है। तो देखिए कोचीन का नया नाम क्या है, मद्रास है। पूना का नया नाम पुणे है। कानपुर का नया नाम मतलब ये ऐसा है, CAWNPOUR था, अब ये KANPUR हो गया। चेन्नई का जो नया नाम है वो हो गया है मद्रास। तो यहाँ पे ये मद्रास ऑप्शन सही होगा, सॉरी चेन्नई वाला ऑप्शन सही होगा, उसका नाम मद्रास होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। देखिए इसमें लिखा है 40 सहपाठियों में से 17 क्रिकेट खेलते हैं, 19 फुटबॉल खेलते हैं, 3 क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो जब ऐसे प्रश्न आपके सामने आए तो आप इसको गोला बना लीजिए। दो क्या क्या है, क्रिकेट और फुटबॉल दो चीज़ें हैं। 3 क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेलते हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 17 टोटल 17 खेलते थे यहाँ पे, तो अब बचे कितने, तो यहाँ बच जाएंगे 14। फुटबॉल टोटल कितने खेलते थे, 19, तो यहाँ पे हो जाएगा 16। तो 16 3 19 लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, 14 3 17 लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। अब इसमें से ये पूछ रहा है उन छात्रों की संख्या की पहचान करें जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। तो फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग हैं, यही लोग हैं। 14 + 3 + 16, ये हो जाएगा 33। और कितने लोग थे, 40, तो 40 में से आप 33 को घटा दीजिए, आपका 7 आंसर सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 हम देखते हैं। 30 छात्रों की एक कक्षा में 15 मराठी बोल सकते हैं, 17 हिंदी बोल सकते हैं और 13 हिंदी बोल सकते हैं, 13 अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो आप इसको पहले ऐसे लिख लीजिए, टोटल कितने हैं 30, मराठी कितने बोल सकते हैं 15, 17 क्या है हिंदी बोल सकते हैं और 13 जो हैं वो अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप 3 गोला आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 3 है। अब देखिए इसमें लिखा है 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं और इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं। तो मान लिया ये हो गया मराठी, ये हो गया हिंदी और ये हो गया अंग्रेजी। तो इसमें से कह रहा 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं, इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं। तो अंग्रेजी और मराठी यहाँ पे आएगा, अंग्रेजी और मराठी कौन बोलेगा, ये बोलेंगे। तो यहाँ पे होना चाहिए 3
और यहाँ पे 2 इसलिए हमने लिखा क्योंकि ये 2 जो हैं ऐसे जो मराठी, हिंदी, अंग्रेजी तीनों बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया ये 3 नंबर 2। इनमें से 2, हाँ ये हो गया। 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं तो 6 को यहाँ रख दो आप। 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं तो 7 को आप यहाँ रख दो। कितने छात्र केवल मराठी बोलते हैं? अब देखिए इंग्लिश के कितने छात्र थे? इंग्लिश के टोटल छात्र थे 13। हमारे पास कितने काउंट हो चुके हैं? 6, 3, 9, 2, 11। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब टोटल कितने हो गए? इंग्लिश के 13 हो गए। हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में हमारे पास कितने छात्र थे? 17। 7, 2, 9, 9, 2, 11। बचे कितने यहाँ पे? तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब मराठी की बात करें तो मराठी के पूरे छात्र थे 15। तो 6, 3, 9, 2, 11। यहाँ कितने बचे? 4। तो यहाँ पे कितने मराठी के हो गए? 4। क्वेश्चन नंबर 57 हम देखते हैं। छात्रों का एक निश्चित समूह ट्रेन से यात्रा कर रहा है। 30 छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन है और 20 छात्रों के पास टैबलेट है। तो यहाँ पे 30 के पास क्या है? मोबाइल फ़ोन और 20 के पास क्या है? टैब है। 15 छात्रों के पास 15 छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन के साथ साथ टैबलेट भी है, यानी 15 ऐसे हैं जो दोनों हैं। अब यहाँ पे हम फिर से फिगर बनाते हैं। देखिए ये हो गया, ये हो गया। तो 15 के पास दोनों हैं, 30 छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन है। मान लिया ये मोबाइल है, ये टैबलेट है। तो यहाँ पे 30 छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन है तो 15 यहाँ हो गया, तो 15 यहाँ पे हो गया मोबाइल फ़ोन। और टैबलेट कितने के पास है? 20 छात्रों के पास है। तो 15 ऑलरेडी जब यहाँ है तो 5 यहाँ पे हो गए। ये हमारा पूरा डिटेल हो गया। इसमें लिखा है, उसके बाद ये भी लिखा कि 15 छात्रों के पास ना तो मोबाइल फ़ोन है ना ही टैबलेट है। तो अब टोटल ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके पास सब कुछ है? ठीक है, तो ये हो गए 15, 15 और 5 कितना हो गया? 35। और जिनके पास कुछ नहीं है वो हैं 15, तो इनको भी आप जोड़ लीजिए। ये हो गए टोटल 50। तो यात्रा करने वाले की संख्या कितनी हो गई? तो हो गई 50। क्वेश्चन नंबर 58 हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रायंगल काउंट करने हैं कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले आप इनको जब भी मतलब ऐसे ट्रायंगल काउंट करने हो तो सबसे पहले आप इस ऊपर वाले को कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पूरे हो गए। अब इसके बाद 6 ये हो गए हमारे, 6 यहाँ पे आ गए पहले, ठीक है। अब इसके बाद एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो एक ये एरिया हो गया पूरा, ये हो गया 2। और उसके बाद एक ये एरिया हो गया पूरा, ये वाला एरिया। तो ये हो गए 2। तो कितने हो गए? 10 हो गए। 6, 4, 10। क्वेश्चन नंबर 59 है। नीचे दी गई पेपर शीट जिसमें सामने की ओर संख्याएं चिन्हित की गई हैं और पीछे की तरफ कुछ नहीं लिखा गया है को इस प्रकार फोल्ड करके एक पासा बनाया जाता है कि संख्याएं बाहर की ओर दिखाई देती हैं। अब देखिए इसको अगर आप फोल्ड करोगे तो ये 4 के अपोजिट क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है। और 3 के अपोजिट क्या आएगा? 2 आएगा। 1 के अपोजिट क्या आएगा? 5 आएगा। बस हमें यही मैच करा लेना है कि कहाँ कहाँ पे हमें मिल रहा है। तो 3 के अपोजिट 2, ठीक है। 4 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 2, ठीक है। 1 के अपोजिट 5। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसको ऐसे ये होता है, 4 के अपोजिट होगा 6, 3 के अपोजिट होगा 2 और 1 के अपोजिट होगा 5। तो इसमें आप मिला लीजिए कि तीनों चीज़ें कहीं मिल तो नहीं रही हैं। 5, 6, 3 ये तीनों अलग अलग सरफेस पे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है। एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो देखिए आप ऐसे बना लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब यहाँ से आप मानिए तो 10 किलोमीटर कहाँ जा रहा है? वो पूरब जा रहा है, ईस्ट में। अब यहाँ आ गया 10 किलोमीटर, ठीक। फिर दाएँ मुड़ता है। अब दाएँ किधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा। और 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर मान लिया फिर चला वो, और फिर 180 डिग्री मुड़ जाता है। तो यहाँ इधर मुँह था इसका फेस, अब इसका फेस किधर हो जाएगा? ऊपर की तरफ हो जाएगा 180 डिग्री। भाई इस तरफ इसका फेस था, अब यहाँ से 180 डिग्री कितना आएगा? 180 डिग्री इधर आएगा। और 10 किलोमीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। वह अपने आरंभिक स्थान से कितना दूर है? तो देखिए ये हमारा अंतिम स्थान था, ये 10 किलोमीटर हो गया, ये 10 किलोमीटर हो गया, ये 5 किलोमीटर हो गया और ये 5 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ से ये पूछ रहा है कि इसकी डिस्टेंस कितनी है इसके घर से। तो ये डिस्टेंस घर से कितनी है? ये 5 ही किलोमीटर तो है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61 है।
दीपक अपने घर से निकलता है और 12 किलोमीटर पूरब चलता है। अब यहाँ से ये 12 किलोमीटर पूर्व डायरेक्शन में गया, फिर बाएं मुड़ता है, ऊपर की तरफ मुड़ेगा, बाएं उधर ही होगा, और अपने स्कूल तक पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर ये फिर चला। उनकी बहन दीपिका भी उसी समय उसी घर से पिछले तरफ से बाहर निकलती हैं और 12 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलती हैं। अब ये 12 किलोमीटर यहाँ आ गई पश्चिम दिशा में, ये मान लिया उसका होम है, और फिर बाएं मुड़ती हैं। अब यहाँ से जब ये बाएं मुड़ेगी तो किधर आएगा, नीचे आएगा, और स्कूल चलने के लिए 5 किलोमीटर चलती है। अब ये पूछ रहा है कि दोनों के स्कूल के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, यानी यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी क्या है। तो देखिए ये ट्रायंगल बन गया एक पूरा, ठीक है। तो ये है 5, ये है 12, सॉरी यहाँ नहीं है, और ये है ये 12 और ये 5। अब आप इसको पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व कर सकते हैं। 12 5 कितना होगा, यहाँ 13 आएगा। अरे भाई 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 169 होगा, तो अंडर रूट में 169 आएगा तो 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 13 कितना हो जाएगा, 26 किलोमीटर दूर है दोनों के स्कूल के बीच की दूरी। क्वेश्चन नंबर 62 हम देखते हैं। प्रत्येक सुबह शेखर अपने घर से निकलता है और सूरज की दिशा में इस प्रकार चलता है कि उसकी परछाई उसके पीछे बनती है। ठीक है, यानी ईस्ट में चल रहा है वो। भाई सूरज ईस्ट में निकला, जब उधर चलेगा तभी तो परछाई पीछे बनेगी। वह अपने कार्यालय पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलता है। ठीक है, एक मिनट, हाँ 12 किलोमीटर चलता है। यहाँ से ये 12 किलोमीटर चला। शाम को सूर्यास्त से ठीक पहले वह अपने कार्यालय से निकलता है और फिर सूरज की दिशा में अपने घर से चलता है उसकी परछाई ठीक उसके पीछे बनती है और वह 9 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और अपने जिम तक पहुंचने के लिए वह 4 किलोमीटर चलता है। उसके जिम और उसके घर के बीच की छोटी से छोटी दूरी क्या है। देखिए शेखर सूरज की दिशा में चलता है, उसकी परछाई उसके पीछे बनती है, अर्थात शेखर पूर्व की दिशा में चलता है, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि सूर्य पूर्व में उगता है और शाम के समय सूर्य पश्चिम दिशा में डूबता है। अब घर से, अब यहाँ देखिए ये चला घर से यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद फिर ये चला इधर और फिर ये आ गया यहाँ पे। तो ये पूरा निकल के आएगा कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर इसका उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से किसे फोल्ड करके एक उचित क्यूब में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये जो परिवर्तित किया जा सकता है वो इसको परिवर्तित किया जा सकता है। आप मोड़ेंगे, थोड़ा इमेजिनेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 64 है, यदि खडभुज में 90 डिग्री वामावर्त घुमा जाए, पंचभुज को 270 डिग्री घुमाया जाए और त्रिभुज की जल छवि वाटर इमेज पर ली जाए तो नया चित्र कैसा बनेगा। तो जो ये खटभुज है हमारा ऊपर वाला, इसको 90 डिग्री घुमाएंगे। जब 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये जो एरो होगा ये इधर की तरफ आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, है ना। तो ये एरो ऐसे आ जाएगा। अब एरो इसमें नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये दोनों में से कोई एक सही होगा। अब ये कह रहा है जो पंचभुज है उसको 270 डिग्री घुमाया जा रहा है, तो पहले पंचभुज को आप 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये आ जाएगा इधर, इसको जब आएंगे तो यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा और फिर यहाँ आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, देखिए इन दोनों का तो सेम होगा जो, लेकिन जो ट्रायंगल होगा ये थोड़ा सा अलग होगा, इस वजह से इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, कंपनी के अगले वर्ष के लिए बिक्री को 20% अधिक बढ़ाने का लक्ष्य है। उपयोग किए जाने वाले पदार्थों की लागत में कमी साथ लाभ मार्जिन और अधिक होने की उम्मीद है। इनमें से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। अब इसमें दिया है कंपनी में तैयार माल की वस्तु सूची अनुपातहीन रूप से बढ़ेगी। कंपनी की बिक्री में वृद्धि होगी परंतु इसकी लाभप्रदता प्रभावित होगी। सी है कंपनी के अगले वर्ष उच्च बिक्री और लाभ कमाने की उम्मीद है। डी है बेची गई इकाइयों में वृद्धि होगी परंतु कुल बिक्री राजस्व में कमी आएगी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक कंपनी का अगले वर्ष के लिए बिक्री को 20% अधिक बढ़ाने का लक्ष्य है। उपयोग किए जाने वाले पदार्थों की लागत में कमी के साथ मार्जिन और होने की उम्मीद है से यह स्पष्ट है कि कंपनी से अगले वर्ष उच्च बिक्री और लाभ कमाने की उम्मीद है, अतः विकल्प सी सही है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी अपना जो एक्सप्लेनेशन होता है वो नहीं डालना चाहिए, जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के हिसाब से हमें चलना है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 66 है, एक रिटेल स्टोर वेपर्स के एक बड़े पैकेट पर अंकित मूल्य 20% पे छूट दे रही है। बिक्री अवधि के बाद यह छूट बंद कर दी जाएगी और विक्रय मूल्य अंकित मूल्य के समान होगा। और ऊपर ऊपर दी गई जानकारी से नीचे कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। चलिए, अब इसमें दिया गया है, देखिए अंकित मूल्य को इन्होंने 100 रुपये मान लिया है, बिक्री मूल्य 80 रुपये, 20% की छूट दी गई है। जब सेल समाप्त हो जाएगा तब छूट हटा दिया जाएगा, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। अंकित मूल्य को 100 रुपये करने से बिक्री मूल्य को 25% बढ़ाना पड़ेगा। 80 गुणे 25/100 बराबर कितना आ गया, 20। इसका मतलब 80 + 20 कितना हो गया, 100। यानी सेल खत्म हो जाने के बाद पैकेट की कीमत में कितनी परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 25% की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 67 है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत सरकार भारत में मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनियों के लिए कर में छूट प्रदान की है। स्पेक्ट्रम शुल्कों में कमी के साथ दूरसंचार सेवा ऑपरेटर प्रति मिनट निर्गामी कॉल दर को कम कर देंगे। इस जानकारी से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला है, सरकार ने अपने घोषणा पत्र में घोषित किया कि डिजिटल इंडिया की अवधारणा के प्रति कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। तो ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ आप उठा रहे हैं। ऑप्शन बी है, उपयोगकर्ताओं को दिए गए लाभ के कारण मोबाइल की पहुंच के साथ साथ देश में इनके उपयोग के औसत मिनटों के भी बढ़ने की उम्मीद है। अब जब कॉल में कमी कर रहे हैं तो बढ़ेगा तो है ही है। चलिए दूसरा ऑप्शन इसका देखते हैं, सरकार चीनी हैंडसेटों पर आयात प्रतिबंध लगाएगी और मोबाइल ऑपरेटरों को इसका कोई इससे रिलेटेड ही नहीं है। मोबाइल हैंडसेट की लागत बढ़ेगी और उपयोगकर्ता पोस्टपेड की जगह प्रीपेड कनेक्शन लेंगे, ये भी इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, विराट के क्रीज पर होने से न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीतने के लिए आवश्यक 30 रन 2 ओवर में बना लेगा। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित है। पहला है, विराट भारत के लिए भाग्यशाली शुभंकर हैं। तो ये कोई बात नहीं होती है। विराट एक मजबूत बल्लेबाज हैं और उसने दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया, ये इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। अंपायर विराट के साथ उदार होंगे, ये भी नहीं सही। गेंदबाज विराट को कमजोर, ये भी नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 69 है, इस बार रेलगाड़ी से हमारी यात्रा बहुत आरामदायक थी क्योंकि हमने एसी श्रेणी के डिब्बे में हमारे टिकट बुक किए थे। इस कथन में निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित है। पहला है, यात्रा की सभी श्रेणियां यात्रियों को समान आराम प्रदान करती हैं। तो वैसा तो नहीं होता है, आप बेहतर समझते हैं। बी ऑप्शन है, रेलगाड़ी से यात्रा सड़क से यात्रा से बेहतर है, ये भी कोई बात नहीं होती है। एसी श्रेणी के डिब्बे शयनयान श्रेणी के डिब्बों की तुलना में यात्रियों को अतिरिक्त आराम प्रदान करते हैं, जाहिर सी बात है। एसी श्रेणी के डिब्बे की टिकट उड़ान टिकटों से थोड़ी सस्ती होती है, इसका भी कोई तरीका नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, महेश को इस वर्ष अपने वेतन में सबसे अधिक वेतन वृद्धि प्राप्त हुई क्योंकि उसने अपने विभाग में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था और अपने सभी लक्ष्यों को हासिल किया था। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित नहीं है। ठीक है, तो हमें यह देखना कि कौन सा निहित नहीं है। तो पहला है, उच्च वेतन वृद्धि के लिए कार्यस्थल पर उच्च प्रदर्शन की आवश्यकता होती है, जाहिर सी बात है, ये सही है। तय किए गए लक्ष्य को हासिल करने के लिए कार्यस्थल पर उच्च प्रदर्शन होता है, ठीक है, ये भी सही है। सी है, महेश के अन्य सहयोगियों में से किसी ने भी अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। तो ये तो नहीं हो सकता कि खाली महेश कंपनी में काम कर रहा है और कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे वो पूछ रहा है कि नहीं कौन सा सही है, तो यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 हम देखते हैं, एक व्यक्ति को अपनी शिक्षा पूरी करने और नौकरी में सेट होने के बाद 25 की उम्र में शादी करनी चाहिए। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित है। पहला, 25 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति परिपक्व और वित्तीय रूप से स्थिर होता है, सही बात है, माना भी यही जाता है आज। ऑप्शन बी है, 25 वर्ष की उम्र से पहले अच्छी लड़कियों का मिलना मुश्किल है तो ये एक जोक ही है, क्योंकि आप तो सब बेहतर समझदार ही हैं आप लोग। ऑप्शन सी है, लड़कियां उन लड़कों को स्वीकार नहीं करती जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक होती है, ये भी कोई तरीका नहीं होता है भाई। लड़कियां अशिक्षित और बेरोजगार लड़कों से शादी नहीं करती, तो ये भी नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा कि वो मैच्योर हो जाते हैं और फाइनेंशियली स्ट्रांग रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है,
माउस जैसे क्लिक से संबंधित है, उसी प्रकार कीबोर्ड किससे, माउस अब क्या करेगा, माउस क्लिक ही करेगा, तो कीबोर्ड क्या करेगा, वो राइट करेगा या टाइप करेगा, जो भी है। क्वेश्चन नंबर 73 आएगा हमारा। अब इसमें ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। निम्नलिखित एक निश्चित कूट भाषा में यदि PLANE को RGCLG के रूप में कोड किया जाता है तो ट्रेन को कैसे कोड किया जाएगा। अब देखिए QR हटा के R आ जाएगा आपका, ठीक है, यानी +2 - 2 यही करना है आपको, इसमें आपको मिल जाएगा। तो ऐसे भी यहाँ भी आप +2 - 2 करेंगे, आपको ऑप्शन सी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि बिल्डिंग को 2, 21, 9, 12, 4, 9, 14, 7 के रूप में कोड दिया गया तो स्काई स्क्रैपर्स को कैसे कोड किया जाएगा। तो अब आप जानते हैं अल्फ़ाबेट का जो 1, B, 2 ऐसे ऐसे करके 27 तक जाता है, तो वहाँ पे यही चीज़ें लिखेंगे, B का 2, U का 21, I का 9, और ऐसे ही आप दूसरे को कर लेंगे, तो आपको ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, ए बी का पति है। देखिए अब यहाँ पे आप लिखिए ए क्या है, बी क्या है, ये दोनों सिंगल स्टेज पे हैं। ए जो है वो बी का पति है, ठीक है, यानी ये मेल है और ये फीमेल है। सी जो है बी का भाई है, सी क्या है, बी का भाई है, यहाँ पे आप ब्रदर लिख दीजिए। डी जो है बी का पिता है, तो ये डी आ गया, एक स्टेज ऊपर आ गया, ये पिता हो गया उसका। ई जो है बी का बेटा है, यानी ई यहाँ पे आ गया, ये बेटा हो गया उसका, ये भी एक लड़का ही है। एफ़ जो है ए की बेटी है, एफ़ जो है ए की बेटी है, ठीक है। तो ए और बी हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये ए और बी के दोनों बच्चे हो जाएंगे, ई और एफ़। तो एफ़ क्या हो जाएगी, दादा पोती हो जाएंगे, दादा और पोती। क्वेश्चन नंबर 76 है, सुधाकर सुधा का पति है। अब यहाँ पे आप लिखिए सुधाकर किसका पति है, सुधा का पति है। सुधाकर सुमेधा का नाना है, ठीक है। अब सुधाकर अगर सुमेधा का नाना है तो यानी बीच में एक स्टेप और जाएगा, सुमेधा का ये नाना हो गया। राकेश और रितिका सुमेधा के माता पिता हैं, यानी राकेश और रितिका यहाँ पे आ गए, इनके माता पिता, इनकी ये इनके लड़के हो गए। जबकि सोमेश रमेश और रोमा का बेटा है। सोमेश क्या है, रोमा सोमेश का बेटा है। तो इस हिसाब से पूछ रहा है कि रोमेश और रितिका के बीच में क्या संबंध है। तो आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, मेरे से सही से बन नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे देखिए सही लिखा है। तो यहाँ पूछा गया रोमेश और रितिका, तो रोमेश यहाँ पे है और रितिका यहाँ पे है, तो इनका क्या रिलेशन है, ये आपस में भाई बहन है, इनको सही से यहाँ पे किया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 है, रत्नाकर कहता है मैं रश्मि का भाई हूँ और मैं रश्मि का भाई हूँ जो सदानंद और सुरेखा की पोती है। रश्मि कहती है मैं रजनी की बेटी हूँ जो सुरेखा की बहू है। रत्नाकर और सदानंद के बीच में क्या संबंध है। अब देखिए यहाँ पे पूरा इसका फिगर बनाया गया है, आप समझ सकते हैं। ये सदानंद हो गया, ये रश्मि हो गई, ये पुत्र हो गया, पत्नी हो गई रजनी इसकी, सुरेखा हो गई पत्नी, और ये इसका भाई हो गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका रिलेशन क्या है, किससे किससे, ठीक है। तो ये जो है दादा और पोता का रिलेशन है, आप इस फिगर को सही से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, यदि ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए हैश बी का अर्थ है बी ए का बेटा है, A@B का अर्थ है बी ए की बहन है, और A%B का अर्थ है बी ए का भाई है, तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति अर्थ निश्चित रूप से यह है कि यस टी का भाई है। अब इसमें आपको सब चेक करना पड़ेगा 1/1। हम सीधा ऑप्शन पे आते हैं, इसका लेके दिखाते हैं, बाकी आप सारे चेक कर सकते हैं। तो Q एंड P लिखा है ना, तो यहाँ पे एंड कहाँ है, Q एंड P, यानी Q एंड P का मतलब क्या हो गया, Q जो है P का पति है, यानी P जो है नेगेटिव है और Q मेल है। P#T, अब हैश का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा गया है BA का बेटा है, यानी P जो है T का बेटा है, ठीक है। T%S का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया T जो है S जो है T का भाई है, S जो है T का भाई है, और @ में आएगा S जो है R जो है S की बहन है। तो आप यहाँ पे इस फिगर में बेहतर तरीके से किया गया, आप इसको देख सकते हैं।
ठीक है। विकल्प डी के बारे में, क्यू एंड पी, क्यू पी का पति है, पी एंड टी, टी पी का बेटा है, टी परसेंट एस, एस टी का भाई है, एस एट द रेट आर, आर एस की बहन है। तो यहाँ पे इसको बनाया गया है। इस हिसाब से ऑप्शन डी इसका जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, एस टी का भाई है। क्वेश्चन नंबर 79 है, इसमें लिखा गया है निम्नलिखित दिए गए कथनों को पढ़िए। कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है, सभी कंप्यूटर मोबाइल है। अब इसको ऐसा करिए आप, यहाँ पे हमने लिखा टैबलेट और यहाँ पे लिखा हमने कंप्यूटर। तो कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है तो इसका मतलब ख़त्म हो गया, और सभी कंप्यूटर मोबाइल हैं। तो सभी कंप्यूटर क्या हैं, ये हमारे मोबाइल हो गए। ठीक है। अब इसमें से पूछ रहा है कि निष्कर्ष क्या निकल सकता, तो ये तो पहला हो गया, एक एस्पेक्ट से इसको सोचा जा सकता है। दूसरा एस्पेक्ट इसमें क्या आएगा कि भाई सिर्फ कंप्यूटर टैबलेट नहीं है, लेकिन मोबाइल तो टैबलेट हो सकता है। तो यहाँ पे एक कर दिया, यहाँ पे एक कर दिया, यानी ये टैबलेट हो गया, ये कंप्यूटर हो गया। तो ये दो एस्पेक्ट हो गए। इन दोनों एस्पेक्ट के हिसाब से हमें ये निकालना है कि निष्कर्ष कौन सा, कोई टैबलेट मोबाइल नहीं है। देखिए जब दोनों में सही हो जाए तो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कोई टैबलेट मोबाइल नहीं है, तो यहाँ तो ये सही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे गलत हो रहा है, तो ये नहीं होगा। कोई टैबलेट मोबाइल कोई मोबाइल टैबलेट नहीं है, कोई मोबाइल टैबलेट नहीं है, यहाँ सही हो रहा है, लेकिन यहाँ गलत हो रहा है। कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ जो मोबाइल हैं वो कंप्यूटर हैं, कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, दिए गए कथनों को पढ़ें। सभी जेब्रा घोड़े हैं। अब यहाँ पे आप बना लीजिए, सभी, ये मान लिया हो गया जेब्रा और ये हो गए हार्स। ठीक है। सभी घोड़े गधे हैं। अब यहाँ पे हो गए ऐश। अब इनमें से पूछ रहा है निष्कर्ष क्या निकलेंगे। सभी जेब्रा गधे हैं, सभी जेब्रा गधे हैं, हाँ हो सकता है। ठीक है। सभी गधे जेब्रा हैं, सभी गधे जो हैं वो जेब्रा हैं, नहीं, सभी गधे जेब्रा नहीं, ये सब का कहाँ जेब्रा हैं, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा। कुछ गधे जेब्रा हैं, कुछ गधे जेब्रा हैं, ठीक है। कुछ घोड़े जेब्रा हैं, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बी को छोड़ के बाकी सब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81, यदि अंग्रेजी वर्णमाला से सभी स्वर हटा दिए जाते हैं तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 15वें स्थान पर क्या आता है। अब देखिए जो जितने भी वॉबल हैं उनको आप हटा दीजिए, तो उसमें से ये पूछ रहा है कि 15वें स्थान पर क्या आता है। तो वॉबल आप हटाएंगे तो सिर्फ कॉन्सोनेंट बचेंगे। अब यहाँ देखिए लिखा है बी सी डी, ई हटा दिया, एफ जी एच, आई हटा दिया, के एल एम एन ओ हटा दिया, पी क्यू आर। तो यहाँ पे आप इसको जब काउंट करेंगे 15वें में तो क्या आएगा, ये ऐसा आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है, यदि अंग्रेजी की सभी वर्णमाला में अभाज्य संख्या के स्थान पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो वर्णमाला की नई श्रृंखला क्या बनेगी। अभाज्य का मतलब ये होता है जो किसी से न कटे, जैसे कि 1 है, 2 है, 3। यहाँ पे लिखा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में अभाज्य संख्या हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला क्या बनेगी, ए बनेगी, 2 डी बनेगी, एफ एच आई जे इस तरह से बनेगी। तो ये पूछ रहा है 11वें स्थान पे कौन सा आएगा, तो 11वें स्थान पे कौन सा आएगा, आर आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 है, ये एक सीरीज दी गई है, इसमें पूछा गया कि दाएं से 31वें अक्षर के दाएं से 17वें स्थान पर क्या आता है। अब दाएं, आपका दायां इधर से शुरू होगा। अब यहाँ से आप 31वें जाइए और फिर वहाँ से आप दाएं यानी 17 बैक आइए। ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पे ये पूरी सीरीज लिखी गई है। दाएं से 31वें आने पर यहाँ पे आपको जेड मिलेगा, और फिर आप यहाँ से फिर दाएं जाएंगे तो आपका दायां फिर इधर हो जाएगा ना, तो दाएं से फिर 17 जाएंगे तो आपको यू मिलेगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा यू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है, एक निश्चित भाषा में यदि एनिमल को ओ जेड एन एच एम जेड के रूप में कोड किया जाता है और इंसेक्ट को ओ एच एफ आर यू बी के रूप में कोड किया जाता है तो इसका किसके रूप में कोड किया जाएगा। देखिए यहाँ पे ए एन, इसको ओ और जेड, मतलब एक आगे बढ़ाया गया है यहाँ पे, और यहाँ भी एक आगे बढ़ाया गया है, यहाँ भी एक आगे बढ़ाया गया, यहाँ भी एक आगे बढ़ाया गया। तो इस हिसाब से ई एल, ई के बाद डी, सॉरी पहले डी आता है, एल एम, ऐसे यहाँ पे पी के बाद क्यू आता है, ई के बाद डी आता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है,
उस शब्द युग्म का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा। अब यहाँ पे लिखा है डी, डी के बाद जी, जी के बाद जे, जे के बाद एम, एम के बाद पी, उसके बाद एस। अब यहाँ पे आप देखिए गैप कितने का आ रहा है, डी ई एफ 2 का गैप आया, जी आ गया, फिर एच आई 2 का गैप आ रहा है ना, तो एस टी यू यहाँ पे क्या आएगा, वी आएगा। अब यहाँ पे यू वाले ख़त्म हो जाएंगे। अब हमें दूसरा चेक करना है कि दूसरा एफ आएगा या ई आएगा। तो डब्ल्यू के बाद क्या आया, ये बैक हो रहा है तो हम यहीं से देख लेते हैं। एच, एच के बाद आई जे के, फिर यहाँ भी 2 का गैप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एस के पहले हम 2 इसको रिमूव करें, 1 मिनट, हाँ 2 पहले इसके रिमूव करें तो क्या आएगा हमारा, ई एफ जी एच आएगा। तो यहाँ पे वी और ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, उस शब्द युग्म का चयन करो जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा। अब देखिए ए के बाद डी आया, डी के बाद एच आया, गैप कितने का आ रहा है, ए बी सी डी, डी ई एफ जी, यानी पहले 2 का गैप हुआ, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, ऐसा बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद सी के बाद क्या आया है, जी, जी के बाद आया है एम। अब यहाँ पे आपको ये गैप निकालना है कि ये कितने का गैप है, तो इस हिसाब से आप इसको कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर होगा वी एम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वी एम है, इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित श्रृंखला में से अनुपस्थित पद का चयन करें। तो यहाँ पे जो बीच में आने वाला वो क्या आने वाला है, तो D32 W34 इस तरह से दिया गया है एक श्रृंखला हमें। अब इसमें से हमें निकालना है कि यहाँ पे आएगा क्या। तो देखिए D के बाद फिर W आया है, आपको ये चेक करना है कि कितने का गैप है, ठीक है। 32 के बाद 34 आया, और 34 के बाद फिर यहाँ क्या आएगा कि उसके बाद 33 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 31, और DW एल, एल से आप लीजिए यहाँ पे Q को लाइए, तो Q 31 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा सही एक्सप्लेनेशन इसका दिया गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित श्रृंखला में अनुपस्थित पद का चयन करें। W4C3 इस तरह से कोई श्रृंखला दी गई, यहाँ पे हमको फिट करना है कि यहाँ पे है क्या, सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आएगा M14 M13, आप इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये उसका एक्सप्लेनेशन है पूरा। क्वेश्चन नंबर 89 है, अक्षरों और संख्याओं की निम्नलिखित श्रृंखला में से संख्याओं और गिनतियों के अक्षरों के बीच में क्या अंतर है। अब यहाँ पे एक तो अक्षर दिए गए हैं और उनके नंबर दिए गए हैं कि उनके बीच में अंतर क्या है। तो देखिए A1BC ये पूरा नंबर यहाँ पे लिख दिया गया। इसमें प्रश्न आपसे पूछा गया है श्रृंखलाओं में संख्याओं की गिनती और स्वरों की गिनती के बीच में क्या अंतर है, तो वो अंतर है 6 का। क्वेश्चन नंबर 90 है, यदि हम प्लस डिवाइड माइनस मल्टीप्लाई को प्रतिस्थापित कर दें तो निम्नलिखित में से क्या मान आएगा। अब यहाँ पे ये प्लस को आप डिवाइड से कर रहे हैं और उसके बाद माइनस को मल्टीप्लाई से कर रहे हैं, तो आपको इस हिसाब से आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही करेक्ट आंसर मिल जाएगा। 92 हम देखते हैं, सॉरी 91। नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही समीकरण पर्याप्त है कि नहीं है। प्रश्न है, यदि x और y दोनों धनात्मक पूर्णांक है तो x का मान क्या है, ये समीकरण दिया गया है। अब इसमें से आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्टली इसको एट्रीब्यूट करता है। x + 2y = 14, x - y = 2। तो x का मान प्राप्त करने के लिए न तो समीकरण 1 और ना ही समीकरण 2 अकेले पर्याप्त हैं, परंतु दोनों ही साथ साथ आवश्यक हैं। जब दोनों इक्वेशंस को आप साथ ले लेंगे तभी x और y की वैल्यू निकल पाएगी, अदरवाइज नहीं निकल पाएगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 92 है, दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। प्रश्न है, सुधाकर रमेश से लंबा है और राजेश सुधाकर से छोटा है, उनमें से सबसे छोटा कौन है। अब देखिए इसमें से अगर हम ऑप्शन डी करेक्ट कर लें, राजेश सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे देखिए, सुधाकर बड़ा है रमेश से, सुधाकर बड़ा है राजेश से, यदि राजेश सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है तब सुधाकर राजेश रमेश ये आ जाएगा, अतः रमेश सबसे छोटा व्यक्ति है।
क्वेश्चन नंबर 93 है, दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। दो लड़के अल्पेश और ध्रुवित और दो लड़कियां शगुना और वंदना का एक समूह एक गोल मेज के चारों ओर बैठा है। सभी का मुंह अंदर की ओर है और उनके बीच बराबर की दूरी है। अल्पेश ध्रुवित और शगुना के बीच में बैठा है, वंदना के तत्काल बाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा ध्रुवित अल्पेश के तुरंत बाएं बैठा है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 94 है, एक मिनट, दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। प्रश्न है, ए बी का पति है और सी ए का पुत्र है। डी और ई एफ के बच्चे हैं। जो ए और बी की बहू है। सी और एफ के बीच में क्या संबंध है। तो सी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, आप इसको देख सकते हैं पूरा ये डिटेल। क्वेश्चन नंबर 95 है, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। ए और बी, सी और डी के बच्चे हैं। ए एक लड़का है और उसकी दो बहनें हैं, जबकि बी के 3 भाई हैं। सी और डी के कितने बच्चे हैं। तो इसके हिसाब से बी ई की बहन है जो कि सी की बेटी है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है इसमें। ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन इसका है, आप देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 96 है, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। छात्रों का एक ऐसा समूह सीधी पंक्ति में बैठा है और एक कंसर्ट देख रहा है। दिनेश बाईं तरफ की 5वीं सीट पर बैठा है। निमेश बाईं ओर 4थी सीट पर बैठा है और पंक्ति में बैठे कुल छात्रों की संख्या कितनी है। तो प्रीतेश दाईं ओर से 7वीं सीट पर बैठा है और उसके दिनेश के बीच एक छात्र है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इसका दिया गया है, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, दिए गए प्रश्न को पढ़ें, निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। प्रश्न है, एक कक्षा में सभी छात्र ने परीक्षा उत्तीर्ण की है और प्रत्येक को एक अद्वितीय श्रेणी प्राप्त हुई है। दीपक ने 10वीं रैंक हासिल किया है और उसके आगे 4 लड़कियां और उसके पीछे 10 लड़के थे। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। तो लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 4 अधिक है। इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 98 है, दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से आवश्यकता है। ये प्रश्न है, दीपक, दीपांकर और दीपिका प्रवेश पंक्ति में खड़े हैं। दीपिका 16वें स्थान पर खड़ी है और पंक्ति में अंतिम है। दीपक और दीपांकर के बीच 4 अन्य छात्र हैं। दीपांकर और दीपिका के बीच 9 छात्र हैं। पंक्ति में दीपक किस स्थान पर खड़ा है। तो दीपांकर दीपक के कुछ स्थान पीछे खड़ा है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है इसका। क्वेश्चन नंबर 99 है, यहाँ भी प्रश्न है एक, उससे रिलेटेड ऑप्शन पूछे गए हैं। एक आदमी के पास 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये मूल्य के कुछ नोट हैं। 10 के नोट की संख्या 20 रुपये के नोट की संख्या से 20 अधिक है और 50 रुपये के नोट की संख्या से 50 अधिक है। व्यक्ति के पास कुल कितनी राशि है। तो सभी मूल्य के नोट की संख्या 200 है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसका दिया गया है। 10 रुपये के नोटों की संख्या को x मान लिया गया, तो 20 रुपये के नोटों की संख्या x-20 होगी। 50 रुपये के नोटों की संख्या x-50 हो गई। तो तीनों को जोड़ दिया और कितना आ गया, कुल नोटों की संख्या 200। तब ये जाके हमारे 19 वो निकल आया। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा। यहाँ भी प्रश्न दिए गए हैं, उनके ऑप्शन चूज करने हमें। 3 व्यक्तियों ए बी सी की आयु 5, 4, 3 के अनुपात में है। ए सबसे बड़ा व्यक्ति है जबकि सी सबसे छोटा व्यक्ति है। तो सी की आयु क्या होगी। ए सी से 16 वर्ष बड़ा है। कैसे बड़ा है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है। आप ए बी सी की आयु मान लीजिए 5, 4, 3 x है। ए सी से बड़ा है तो 5 - 3x = 16। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 वर्ष। तो इस हिसाब से ए और बी की एज निकल आई सही से और सी की भी एज निकल आई, तो 24 वर्ष हो गए। तो सी की आयु कितनी है, 24 वर्ष है। तो इसका मतलब ये है कि ए सी से 16 वर्ष बड़ा है। तो ये था पूरा रीजनिंग का जितना भी 50 क्वेश्चंस थे। इसके बाद हम इसमें जो इसका करंट अफेयर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।